देखो, गुरुजी से ट्रेनिंग से पहले यूँ तो आपकी और एक और जर्नी होती है, जहाँ से आपका बेसिक्स गलत जो वर्कआउट होते हैं, गलत टेक्निक्स होती हैं, जहाँ से शुरुआत हो जाती है। मुझे भी लगभग 15 साल हो गए इस चीज़ को फेस करते-करते। बड़ा कष्ट होता है ये सोच के कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाके, कहीं भी अगर प्लेग्राउंड में जाके, मूवी में एक झटके में पैसे खर्च कर देता। आज घर से निकलने के लिए ना ₹1000 चाहिए, आप घर से नहीं निकल सकते अगर ₹1000 नहीं है। लेकिन अगर वहीं ₹1000 किसी की 30 दिन की फीस है, वो देने में बड़ा कष्ट है। आप आज 100 केजी से लगा रहे हैं, तो आपको कहना मुझे इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव अप टू इन्फिनिटी है, तो आप उस जगह इंजेक्ट करिए जहां आपके एंड्रोजन रिसेप्टर ज्यादा है। आज मैं जिनको आपसे मिलवाने लाया हूँ, वो लगभग 1 दशक से भी ज़्यादा से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हैं, जो कि एक सर्टिफ़ाइड कोच हैं। ग्लोबली क्लाइंट्स को बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग, डाइट से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं और बहुत एथलीट्स उन्होंने तैयार भी किए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुर्गेश शर्मा जी। दुर्गेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। बिना किसी देर के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और इस पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं। दुर्गेश जी, मुकेश गहलोत जी, जिन्हें कि लगभग पूरा देश गुरुजी के नाम से जानता है, आपने उनसे ट्रेनिंग ली, फिर अपने करियर की शुरुआत की। उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, गुरुजी से ट्रेनिंग से पहले यूँ तो आपकी और एक और जर्नी होती है, जहाँ से आपका बेसिक्स, जहाँ से गलत जो वर्कआउट होते हैं, गलत टेक्निक्स होती हैं, जहाँ से शुरुआत हो जाती हैं। वो तो वो गुरु हैं जिन्होंने सुधारा है चीज़ों को, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके हिडन कोच भी होते हैं। और अ, मैं आज जो भी हूँ सब गुरुजी की वजह से ही हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसे मोमेंट होते हैं जो सिर्फ़ आपके ज़हन में रिकॉर्ड होते हैं। वो कहीं भी सोशल मीडिया पे या किसी से आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। तो गुरुजी के साथ मेरा उस तरीके का बॉन्ड है। और मेरा फाउंडेशन बनाने वाले गुरुजी हैं। हार्डकोर ट्रेनिंग क्या होती है, बेसिक्स को शुरू से लेके टिल द एंड तक आपको क्यों पकड़े रखना है और उनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं लॉन्ग रन में, वो उन्होंने हमें सिखाया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो अच्छे दोस्त भी हैं। कई थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक है ये, लेकिन कई वीडियोज़ मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे देखे हैं, जिसमें कई ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स गुरुजी की टेक्निक्स को गलत बताते हैं। देखो, हर कोच का अपना एक तरीका होता है, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब डिपेंड ये करता है ना, देखो, चलो मान लिया टेक्निक अलग है, तो चैंपियन भी तो उन्हीं के यहाँ से सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं। मेरे हिसाब से गुरुजी को लगभग 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, प्रोफेशनली एज ए कोच। और देखो, एथलीट के लिए ना, जो उसका विनिंग टाइटल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किस फेडरेशन से है, लेकिन जो उसका विनिंग टाइटल होता है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। और अगर काउंट करेंगे ना, तो आप काउंट कर नहीं पाएंगे जितने गुरुजी ने चैंपियंस निकाले हैं। और हर फील्ड में बता रहा हूँ आपको। चाहे आप पावर लिफ्टिंग की बात करें, चाहे बॉडी बिल्डिंग की बात करें, और भी बहुत ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें गुरुजी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी की टेक्निक। और देखो, आप ओल्ड स्कूल से अगर थोड़ा वापस जाएंगे, ओल्ड स्कूल में जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करी जाती थी, उन एक्सरसाइज का आज भी कोई तोड़ नहीं है। उन एक्सरसाइज को मॉडिफिकेशन हमने कर दी है। फॉर एग्जांपल देखो, आपने देखे वो फ्रंट रेस हम लगाते थे, डंबल फ्रंट रेस। आप ओल्ड स्कूल में जाके देखेंगे, आप पूरा रेंज ऑफ मोशन लगाते थे ऊपर तक। हाँ। और साइड लेटरल जाते थे पूरा ऊपर तक। अब मशीनरी हमारी ऐसी आ गई है, बायो मैकेनिज्म ऐसे आ गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इतनी मशीनरी होने के बावजूद भी, मैं एक रॉनी कॉलमैन सर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उनसे पूछा था, किसी ने किसी पॉडकास्ट में पूछा था कि 80s 90s और 2000 के जो बॉडी बिल्डर्स थे, मतलब उनके टाइम के जो बॉडी बिल्डर, वो इतने ह्यूज क्यों थे। और आज की इतनी टेक्निकली और टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, इतने सारे रिसर्चेस हो चुके हैं, मेडिसिन में इतना ज़्यादा सुधार, ड्रास्टिकली चेंजेस हो चुके हैं, फिर भी वो चीज़ ह्यूज नहीं निकल के आ रही है वो फॉर्मल नहीं मार्क। देखने को मिलता, राइट। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी है। देखो, जो एक जो मजबूती किसान में होती है ना, वो आप मशीन से नहीं करा सकते। जो
जो काम एक आदमी करेगा, जो मतलब नीचे से शुरू लेके ऊपर जो उठता है आदमी, उसके उसके बेसिक्स, उसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो वो एक्सरसाइज वही है, वो फाउंडेशन वही है। और एक बार अगर किसी को उनकी आदत लग गई ना, तो फिर ये न्यू, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू एक्सरसाइज जो भी है, न्यू जो भी रिसर्चेज हैं टेक्नोलॉजी के अंडर, वो ठीक नहीं है, पर उनका भी कोई तोड़ नहीं है। अभी जैसे कोच को लेके बात हो रही है, तो एक चीज़ जनरली देखने को मिलती है कि 2-4 महीने किसी ने लेट्स से जिम कर ली, या कोई प्रेप नहीं कर रहा, जनरल फिटनेस के लिए जिम जा रहा है, तो लोग, एक जनरल चीज़ देखी गई है कि कोचेस को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। तो असल एक इंपॉर्टेंस होती क्या है किसी कोच की, स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग? देखो, बिना कोच के तो मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, तो आप कोई भी स्पोर्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो लोग ये सोचते हैं कि कोच की ज़रूरत नहीं है, तो वो ना तो एथलीट हैं, और ना उन्हें उस स्पोर्ट्स की कोई नॉलेज, ना इज्जत, ना कदर। आपको किसी भी स्पोर्ट्स में अगर इम्प्रूव करना है, बेहतर बनना है, तो आपको कोच के सरेंडर होना ही पड़ेगा। कोच इज़ मोर लाइक गॉड। अगर जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, जब पस्त हो जाते हैं, तब आप कहते हैं, अब जब जो भगवान कहें, वो भगवान जैसा चाहें वैसा करें, तो आप सरेंडर कर देते हैं, तो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो जहाँ कोच के सरेंडर होंगे ना, तो आप फिर दिमाग लगाना बंद कर दो, फिर वो राख भी दे देंगे, वो मेडिसिन का काम करेंगे। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं आप रिसेंटली देखने को मिल रहे होंगे, इधर भाग उधर भाग, कोच पे स्थिरता ही नहीं है। और अगर स्थिरता नहीं भी है, तो वो इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, तो वो एथलीट्स नहीं है। क्योंकि कोच पे भरोसा करेंगे तो, देखो ये चीज़ें वाइस वर्सा है, आप जितना इनपुट कोच को लेंगे, वो उतना ही आउटपुट आपको देंगे। और सबको सब मालूम होता है कि कितना सीरियस है बंदा, कितना डिसिप्लिन है। और जैसे डाइट कभी बताई नहीं जाती ना, डाइट दिखती है। ऐसे ही ये मोरल्स जो होते हैं, ये बताई नहीं जाते, कोच को मालूम होता है कि ये कितना सीरियस है। बेवकूफ़ बना रहा है, एक्सक्यूज़ दे रहा है, किसका नुकसान है? मतलब उनके पास और आ जाएगा कोई, तो कहीं और कोच देखेगा, तो उनके पास कहीं और स्टूडेंट आ जाएंगे, उससे फ़ायदा किसका होगा? क्योंकि 90% जिम्स में ना ये देखने को मिलता है कि दो चीज़ों पे लोग ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। जैसे हम, एक तो जैसे हम फ्यूल डलवा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मिलता है वो एक्स्ट्रा माइल वाला, और एक होता है जनरल वाला। एक्स्ट्रा माइल वाले पे एक्स्ट्रा प्रीमियम। एक्स्ट्रा प्रीमियम, हाँ, जो कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा माइल करके उसको वो करती है मार्केट। तो उसी तरीके से ना जिम में भी लोग ये सोचते हैं, यार जिम ही तो जाना है, 500 वाली चले जाते हैं, 1500 वाली क्यों जाए। देखो, फी स्ट्रक्चर की बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसा है। अगर किसी आदमी ने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा रखा है, तो वो हज़ारों रुपये फीस नहीं रखेगा, और ना वो उस लेवल की फैसिलिटी उतने पैसे में दे पाएगा आपको। तो ये तो जगह की बात है, लेकिन माइंडसेट यही है कि आप चाहे 2,000 रुपये फीस रखो, चाहे 1,000 रुपये रखो, लोगों का माइंडसेट बन चुका है नेगोशिएट करने का। तो देखो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी जिम को ज्वाइन करें, आप किसी भी कोच के सुपरविजन करें, आप इस तरीके का नेगोशिएट ना करें। उसके दो फायदे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप नेगोशिएट करेंगे ना, ये चीज़ें वो डिस्कस नहीं करेंगे आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका कहीं पत्ता खटने वाला होगा ना, तो वो आपको रोकेंगे नहीं, वो आपको सुझाव नहीं देंगे। जैसे अगर कोच अपनी फीस नहीं लेगा, तो देखो हर आदमी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो अर्न करेगा ना। अगर वो फीस नहीं लेगा, तो आपको मेडिसिन में लूटेगा वो। तो आप उसकी जो मेहनताना है, जो फीस है, अगर आप वो दे देंगे ना, तो वो आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देगा, और वो कोशिश करेगा कि आपके कम से कम जितने पैसे बच सकते हैं ना, वो बचाएगा, और आपको हेल्दी भी रखेगा। अननेसेसरी मेडिसिन आपको सजेस्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ में आप बार्गेन ना करें। मुझे भी लगभग 15 साल हो गए इस चीज़ को फेस करते करते। बड़ा कष्ट होता है ये सोच के कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाके, कहीं भी अगर कहीं प्लेग्राउंड में जाके, कहीं किसी भी जगह मूवी में, एक झटके में पैसे खर्च कर देता। आज घर से निकलने के लिए ना 1,000 रुपये चाहिए, आप घर से नहीं निकल सकते अगर 1,000 रुपये नहीं है। लेकिन अगर वहीं 1,000 रुपये किसी की 30 दिन की फीस है ना, वो देने में बड़ा कष्ट है, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड है, उसकी आजीविका, कोच की आजीविका उसी से चल रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ लोगों को सोचना चाहिए। कितना मैटर करता है जिम इक्विपमेंट्स का सही होना? बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। देखो, अगर बायो मैकेनिज्म मशीन्स का अच्छा नहीं है, तो आप ऑड एंड इवन लोड शिफ्ट करेंगे अपनी मसल पे।
जिसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा, और इन बिटवीन भी आपको इंजरीज हो सकती हैं। तो बहुत बड़ा रोल है बायोमैकेनिज्म का। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा, आपका अगर बजट नहीं है तो बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम आप लग्जरी मशीन्स अरेंज करें, अगर आपका बजट नहीं है। लेकिन इतना भी बायोमैकेनिज्म उसका आउट नहीं होना चाहिए कि आप जिस मसल को टारगेट करना चाह रहे हैं वहाँ लोड ही नहीं आ रहा है, या लोड 30% ही आ रहा है। ये देखो, अगर एथलीट होगा, अगर शुरुआत कर रहा होगा, देखो मेरा एक सुझाव है आप सब लोगों को कि अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिम में, तो आप जो भी वर्कआउट करें ना, उसकी R&D कर लें आप। फॉर एग्जांपल आपको लेग्स का वर्कआउट करना है, तो आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज करने से मेरी किस मसल पे लोड आएगा, मैं किस चीज़ को डोमिनेट कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको पता चल जाएगी ना, कि आपको लेग एक्सटेंशन करने से क्वाड्रिसेप्स पे आएगा, या स्क्वाट करने से ग्लूट पे टारगेट करना है, या हिप थ्रस्ट करने से हिप पे आएगा, तो आप खुद ब खुद उस मूवमेंट को ठीक कर लेंगे, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है। तो आप ये ध्यान रखें बस। बहुत सारी वीडियोस शायद आपने भी देखी हो, इस तरीके की हो जाती हैं। लोग प्लास्टिक के बॉक्स लाते हैं, उसमें सीमेंट गिट्टी भरते हैं, उसका वेट बना लेते हैं। सब सोशल मीडिया की चोचलेबाजी है, सब दिखाने के रियलिटी लिए में कि हाँ, कोई। सिंपैथी लेने के लिए, कितना गरीब है फिर भी देखो, डिसिप्लिन देखो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती मैं है। आपको सच बताऊं, हाँ। वो लोग भी जिम जाते हैं। वो वो लोग भी जिम जाते हैं, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। वो सिर्फ रीच के लिए सारे अप्रोच लगाते हैं। नहीं मतलब, अगर आप ऐसे डंबल बना रहे हैं तो सीमेंट गिट्टी के भी तो पैसे लगे होंगे ना, और पैसे लगे जितने का होंगे, वो मैं ये कह आएगा। रहा हूँ कि रिस्क कितना है। हाँ, सबसे रिस्क बड़ी कितना चीज़। है, अभी मुंह पे गिर जाए, चलो देखो, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती, मैं नहीं कह रहा जिम में नहीं हो सकती, जिम में हो सकती, लेकिन आप इतने परफेक्शनिस्ट नहीं हो कि आप आइडली वेट को मेजर कर रहे हो। आपके जो आप सिर्फ जुगाड़ बना रहे हो, जुगाड़ है, और राइट जुगाड़ राइट। सिर्फ टेम्पररी होता है, जुगाड़ परमानेंट नहीं होता जो नाम ही जुगाड़ है कि वो व्यवस्थित किया गया है। वैसे। गलत है। दुर्गेश जी, पीसीटी को लेकर ना लोगों के मन में बड़े सवाल आते हैं। सबसे पहली चीज, पीसीटी है क्या? दूसरी चीज के कई लोग क्या करते हैं, जैसे साइकिल चलाई, देखिए ऑब्वियसली इस स्पोर्ट में जरूरत होती है एनहेंसमेंट की, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। जो बिल्कुल। बोलते हैं पॉसिबल है, ये खा लो वो खा लो, खैर उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो पीसीटी को लेकर एक सवाल ये आता है कि पीसीटी कितनी जरूरी है, और दूसरी चीज के क्या पीसीटी पोस्ट ही होती है, यानी साइकिल के बाद ही होती है, या इन बिटवीन भी इसको लिया जा सकता है? देखो, ट्रेंड तो यही चला रहा था कि आप कोई भी साइकिल करो, और जब आपका साइकिल कंप्लीट हो जाए या आपका गेम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद पीसीटी करते हैं। पीसीटी मतलब पोस्ट साइकिल थेरेपी होता है। और देखो, पर मैं आपको एक चीज़ फैक्ट बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें, पीसीटी का मतलब होता है कि जो भी आपकी बॉडी को हार्म हुआ है, हार्मोनल वाइज, ऑर्गन वाइज, या ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन वाइज, या किसी भी तरीके का, या एक्ने, जो भी उसके सिम्टम्स हैं, उसको ठीक करने का। तो जब आपको मालूम है कि ये चीज़ें खराब हो रही हैं, इन बिटवीन साइकिल कुछ भी नहीं होता है, ये सब बाद में इफेक्ट देती हैं। मतलब अगर कोई साइकिल पे है तो। आपको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, ओके। लेकिन जो मेजरली जो भी आपको नुकसान झेलना पड़ेगा वो बाद में देखना पड़ेगा। आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं। क्योंकि ये माइंडसेट है ना कि हम बाद में इसको ठीक करेंगे, अच्छा, हम माइंड। बाद में इसको पीसीटी करके ठीक कर लेंगे। देखो, अगर आप ऑन साइकिल हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक रिलेटेबल भी चीज़ है ऐसे कि फर्टिलिटी को लेके, पोटेंसी को लेके ये दिक्कतें आ जाती हैं। अगर ऐसी दिक्कतों से आपको बचना है तो आपको क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन आपको यूज़ करना चाहिए। देखो, ये सारी चीज़ें वैसे सुपरविज़न में होती है, डिपेंड करता है कि वो कितनी डोज़ उसकी जा रही है, कितने टाइम उसको हो गया है सॉल्ट को कैरी करते हुए, क्या बॉडी टाइप है, कितना बॉडी वेट है, पर वीक के हिसाब से क्या डोजेज़ हैं। उसके हिसाब से आपको एससीजी मार्केट में फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल होता है। तो आपको लगभग 500 आयु वीक के हिसाब से, एवरी, अगर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड हुआ है तो आप एवरी ऑल्टरनेट वीक भी आप उसको ले सकते हैं। इससे आपके जो टेस्टिकल है वो श्रिंक नहीं होंगे, मतलब जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। जितने भी लोग साइकिल चलाते हैं सबको फर्टिलिटी की दिक्कत आ सकती है, या फिर ये एक रेयर फेनोमेनन है? नहीं, ये तो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसने कोई भी प्रिकॉशन
नहीं यूज़ किए हैं, तो डेफिनेटली दिक्कत आती है। और सॉल्ट कौन सा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जितने भी लोग कटिंग पे होते हैं, देखो ज़्यादातर आइडियलाइज जो करते हैं ना, मतलब मैं 80% पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ जो विजुलाइज करती है, केबल देखती है, तो वो शार्प जो लोग होते हैं ना, कटिंग में जो लोग होते हैं, वो उन्हीं को आइडियलाइज करती है कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, हम्म, लेकिन प्रैक्टिकली वो हेल्दी नहीं है। ये राइट। हाँ, अब उसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन डाउन होता ही होता है। अब दो केस में होता है, या तो आपने साइकिल कंप्लीट कर ली उसके बाद उसको हील नहीं किया, या इन बिटवीन में आपने कोई ऐसा प्रोसेस फॉलो नहीं किया है जिससे आपकी फर्टिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा क्या होता है, आपने उस समय पे जो आपके सॉल्ट चल रहे हैं उसकी डोजेज आपने इतनी हाई कर रखी है और प्रिकॉशन आपने नहीं रख रखे, तो भी आपको फर्टिलिटी और पोटेंशियल की दिक्कत आ सकती है। अब ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है और इन जनरल भी इसको लिया जा सकता है। लेकिन जब ये चीज़ें इतनी दिक्कत देती हैं, हम्म, तो फिर इस चीज़ को इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? मैं उसके लिए उस रेफ़रेंस में नहीं कह रहा कि साइज़ मतलब नेचुरली बॉडी की एक कैपेसिटी है ना, उसके हम्म। ऊपर वो मसल मास नहीं रख सकती, उसके लिए सॉल्ट्स की ज़रूरत है। तो फिर इसको एक्सट्रीम लेवल पे ले ही क्यों जाया गया है गेम को? देखो, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। आप कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए हर स्पोर्ट्स में ड्रग यूज होता है, ये सच्चाई है। क्रिकेट में भी। क्या क्रिकेट में आपने देखे नहीं थे कि डोप में फंसे हैं लोग? हाँ, बिल्कुल। क्यों हुआ भाई डोप में? उनको ओके, क्या, उनको बॉडी थोड़ी बनानी थी, ओके। एनहांस, परफॉर्मेंस एनहेंस। एनहांस, अब ओके। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो स्टेज पे, हुँ। तो उसको एनहेंस करने के लिए आदमी हर संभव कोशिश करता है, लेकिन इन चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप किसी अच्छे सुपरविजन में इनको लेते हैं। ओवरऑल द थ्योरम इज़ कि प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो वहीं से मिलेगी जहाँ पे प्रॉपर नॉलेज हो चीज़ों की। 100%। अभी हालाँकि जैसा हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करते लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको शायद यहाँ पर हम रिलेट कर सकते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि किसी को फालतू में टारगेट कर मतलब हाइलाइट करने का कोई सेंस नहीं बनता। बट एक क्रिएटर है, उसने पहले तो ये दिखाया कि वो अनसाइकिल है, उसके साथ उसने दुनिया भर की चीज़ें खाई। अब उसको वो इतने दिखा रहा है कि ये कर लोगे तो मर जाओगे, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया और वो मतलब एक तरीके से ना ब्रेन वॉश पे ब्रेन वॉश करे जा रहा है जनता को और हर चीज़ को लोग उसकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब तरुण गिल की बात कर रहे हैं जी। उससे तो सब दुखी हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि लोग जानते हुए भी फिर भी इन चीज़ों को एंटरटेन करते हैं। अब देखो, जैसे अभी आपको हर 15-20 दिन में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाती है, लोग एंजॉय करते हैं उसको, एंटरटेनमेंट बेस पे लेते हैं। हुँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना समझे बिल्कुल, जो इस फील्ड से बिल्कुल अनभिज्ञ है, लेकिन इन बातों को बड़ा फैसिनेटिंग कर समझते हैं, लेते हैं। अब इस आदमी की भी बात करते हैं। हर आदमी का अपना एक ना जोन होता है, अपनी एक जोन, अपने फील्ड में एक पकड़ होती है। अगर ये आदमी सिर्फ इंटरव्यूज लेता तो मुझे नहीं लगता इनको कोई बीट कर सकता था। ये तो ख़ैर बिल्कुल और पता नहीं कितने एथलीट्स का इन्होंने करियर बनाया। बना दिया। ट्रू। कितने लोग, कितने एथलीट्स थे जिनकी जर्नी इतनी पेनफुल थी, सेक्रीफाइसिंग थी, जिनको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, और वो सक्सेस भी हुए। गुड कॉज़ के लिए कर रहे थे वो, गुड राइट? कॉज के लिए कर रहे थे और बहुत अच्छा फेम मिल रहा था, रेस्पेक्ट मिल रही थी। रिस्पेक्ट बिल्कुल सही बात। लेकिन जो इनका फील्ड है ही नहीं, ट्रू अब है। उसमें हाथ, अब वो ये वही बात होगी ना। अब जैसे मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ कोचिंग, हुँ, अब मैं झटके से सब्जी बेचने लग जाऊं या मैं हुँ। वकालत करने लग जाऊं, जिस चीज में मेरा जोन है ही नहीं, जो मेरा रीच है ही नहीं, तो उसमें तो फिर मैं बेवकूफियत करूंगा ही ना, हरकतें। आप वकालत मत करना, पता हाँ, चला आप जज के ही हो नहीं तो नहीं नहीं, बेवकूफियत करेंगे तो फिर लोग मजे लेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो आपका जोन है ही नहीं, तो आप क्यों कर रहे हो? तो अपना मजाक बनवा रहे हो और कुछ भी नहीं है। लोगों को सब मालूम है, किसको नहीं मालूम भाई उसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं, मैगी में हैवी मेटल्स होते हैं, नहीं कंज्यूम करना चाहिए। वो अलग बात है कि मार्केट में चल रहे हो, जिसको बोलोगे नहीं बोलोगे वो तो वैसे भी खाएगा, लेकिन और आप प्रमोट किस चीज़ को कर रहे हैं? हुँ, बॉडी बिल्डिंग का कोई लेना देना नहीं है इस तरीके के फूड वाइग्रा का। खा के करो, शराब पी के करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। चिकन खाओ वो रोस्टेड। वो तो उस समय पे एक भी ऐसी फ्रूटफुल जो मैटर था, कुछ उन्होंने डिस्क्लोज किया ही नहीं, राइट। कुछ डिस्कस किया ही नहीं ऐसा कि हाँ भाई ये जेन्युइन है। हुँ, हर उल्टा काम करना जिससे लोग ये समझे, अरे
अच्छा, ऑब्वियस है ना। आप देखो, ये कहोगे कि भाई मैगी से दिक्कत है, मैगी नुकसान करेगी, कौन देखेगा? सही बात। मैगी से बॉडी बनेगी भाई, अरे अच्छा मैगी से बनेगी बॉडी, खा लेते हैं। दारू से बनेगी, वायग्रा से बनेगी, यार यही काम करेंगे। तो ये चीजें जो जल्दी अपील करती है ना लोगों को, इसलिए एंटरटेनमेंट का पार्ट बन जाता है वो। तो मुद्दा ये है ना कि अब वो फिर से दोबारा उसके संग जो कंडीशन हुई है वो उसको भी एक पॉजिटिव साइड में ये दिखाने की एक कोशिश कर रहा है। मैं तो डिसरेस्पेक्ट बोलूँगा उन एथलीट्स के लिए, उन बॉडी बिल्डर्स के लिए, उन कोचेस के लिए जो सीरियसली इस गेम को अपनाए हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। ये उनकी डिसरेस्पेक्ट है कि अगर वो इस तरीके से इनको, आगे कौन करियर बनाएगा? आप बताइए, कौन? आप जाना चाहोगे अगर इस तरीके को कोई न्यू देखे, कोई बिगिनर देखे? वो कभी नहीं आएगा, और पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। बिल्कुल, मैं एक को जानता हूँ, वो मतलब बात ऐसी चल रही थी जनरली, काफ़ी समय से वो जिम कर रहे हैं, उनका मन बना कि मैं प्रॉपर इसको इस तरीके से करता हूँ, और रेफरेंस ये दिया बाद में कि यार ये बता रहा है इस बंदे ने ऐसे ऐसे लिया था, अब मुझे डर लग रहा है कि ले लूंगा तो क्या हो जाएगा। मतलब ये तो ब्रेन वॉशिंग हुई ना पूरा पूरा इंडस्ट्री को लेके। ब्रेन वॉश उनके लिए हुए जो अधपके हैं। नया तो आने से कतराएगा ही हाँ, एक बिल्कुल बार को। कतराएगा। और देखो, वीडियोस तो सबके पास आ रही है ना, कौन नहीं है इंस्टाग्राम पे? बताओ आप मुझे। सोशल मीडिया कौन नहीं, पेरेंट्स भी तो हैं। सब। और नेगेटिव चीज को जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। और पेरेंट्स वैसे ही पेरेंट्स वैसे इन खिलाफ चीज़ों हैं से वो स्पोर्ट्स वे के, प्रोटीन को भी वो समझ लेते स्पेशली हैं। बॉडी बिल्डिंग और जिम से। उनके लिए पूरी खाना एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, घर में देसी घी पूड़ी बनवा लो। हाँ। लेकिन वे प्रोटीन गलत है उनके लिए। एक और इसमें है, मैं उसको ज़रूर आपकी राय उसके बारे में जानना चाहूँगा। सत्तू, क्या चक्कर है ये? अ, सब देखो, वो बोलते हैं 7 लाख का परिवार, हुँ, 7.5 मिलियन, 8 मिलियन, जहां जाता है भीड़ मिलेगी ना आपको, हुँ, वहाँ कूड़ा ही मिलेगा, वहाँ कूड़ा ही मिलेगा। क्यों? आप मुझे बताओ कितने रियल एथलीट्स, कोचेस जो इसमें बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, उस आदमी को फॉलो करते हैं, शायद एक भी नहीं। और उस आदमी को वो फॉलो करते हैं जो इससे, इस फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, जो बिल्कुल न्यू विजन को 6 महीने या 5 महीने हुए। किस तरीके से गुमराह किया जा सकता है, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ऐसी तमाम वीडियो इस इंसान की, जिसमें खुद में मेडिसिन की, स्टेरॉइड्स की, वे प्रोटीन्स की, हाँ, सप्लीमेंट्स की इवन शराब की। वीडियोस हैं, शराब की, और भी बहुत सारी है। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोग उन बातों को भी तो देखते हैं ना। सही बात है, जब आप गलत को देख रहे हो तो सही का पक्ष हाँ, रखने वाला कोई तो। और मैं ये नहीं कह रहा, देखो हर एक चीज़ के कई पहलू होते हैं। अब सत्तू को ले लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सत्तू खराब है, लेकिन आप किस फील्ड में घुसेड़ रहे हो उसको? हुँ, रोटी खराब थोड़ी है, सही बात। पर रोटी खराब थोड़ी है, पूड़ी खराब थोड़ी है, पर हमारे प्रोफेशन के लिए थोड़ी है भाई। हर चीज़ की प्रोटोकॉल है। भाई रोटी में भी सब चीज़ है, क्या नहीं है? जिससे पेट भर रहा है वो आपको एनर्जी तो दे ही रहा है ना। सही बात तो है। आप ये नहीं कह सकते ना कि खराब है ये। हुँ, आपने प्रोटीन से रिप्लेस कर दिया, भाई तुम क्यों ले रहे थे? चलो वो हमारा बिजनेस नहीं है कि तुम क्यों ले रहे थे, क्या है, लेकिन आप जिन लोगों को ये बात बता रहे हो ना, वो गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इससे। गलत नहीं, सही बात है। ऐसे लोग इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हर्डल लगा रहे हैं कि वो इसको प्रोफेशन ना बनाए, अपनी फिटनेस को ना रखें। बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है ऐसे लोगों की वजह से, जो लोग इनको फॉलो करते हैं। कई केसेस ऐसे हुए हैं कि सत्तू ओवर एक्सेसिव करने की वजह से, यही इनटेक बोल करने की वजह से, उनके स्टमक इतने उस लेवल के खराब हुए, उनके इंटेस्टाइन इस लेवल की इन्फेक्ट हो गई कि वो हर सब कुछ भी फूड ले लें, वो ब्लोटेड ही फील करते हैं। अब बिना एंजाइम्स के वो कोई फूड ले नहीं ले सकते, उनकी बॉडी उस चीज़ को लेके इंटॉलरेंस हो गई है। जो सत्तू में पार्टिकल्स होते हैं वो हुँ, और भी कुछ, वो पार्टिकल्स, वो सब्सटेंसेस किसी ना किसी फूड में कुछ ना कुछ मात्रा में रहते हैं। तो इतना किसी चीज़ को हाइप ना दो कि वो लोगों को कुछ भी समझ में ना आए, उल्टा सीधा आपको फॉलो कर लो। जनता जानती सब है, लेकिन मुझे तो इसमें खैर पर्सनली जनता की गलती लगती है। लेकिन वही जनता को चीज़ है, सस्ती चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। महंगा रो एक बार, सस्ता रहे बार बार, वो कहावतें गलत नहीं बनाई है बुजुर्गों ने। खैर, वापस हम जिस पे बात कर रहे थे उस पर मैं अगला जो एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, एक तो थोड़ा सा टीआरटी के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से होता है। जो लोग प्रोफेशनली compete करते हैं और तैयारी पे हैं, और उनको लगता है कि फॉर एग्जांपल जैसे उनका दिसंबर में
गेम हो गया है और उनको लगता है कि मुझे अभी 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद फिर से गेम करना है, तो उनको टीआरटी पे आना चाहिए और वो आ सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। थेरेपी। हाँ, क्योंकि वो मसल को होल्ड करके रखते हैं, बहुत ही कम डोजेस में टेस्टोस्टेरोन को इनटेक करते हैं वो, और इन बिटवीन वो अलग तरीके से अपनी बॉडी को वो हील करते रहते हैं। कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस को लेके भी वो हील करते रहते हैं ताकि उनके जो हार्मोन्स हैं ग्लैंड से प्रॉपरली रिलीज करें हार्मोन्स को, ताकि वो रिकवरी कर जाए प्रॉपर, अगले आने वाले गेम के लिए अच्छे से बिल्डअप हो जाए। लेकिन हर बार टीआरटी नहीं करनी चाहिए, अच्छा। लंबे समय तक टीआरटी पे नहीं रहना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। किस चीज से रिप्लेस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को? रिप्लेस इन द सेंस कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई डोजेस पे थे, आपका कोई गेम है और आपका जो प्रोटोकॉल्स चल रहा है, तो आपका जो वीकली कंजप्शन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 400 टू 500 mg वीकली आपका डोजेज है, और थ्रू आउट द 3 मंथ 4 मंथ, तो उसमें ग्लैंड क्या है कि एक तो वो भी हार्मोन रिलीज कम करती है, ओके। और कुछ केसेस में होता है वो रिलीज करना ही बंद कर देती है। इसका मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस किस किस तरीके से होता है। ओके। तो टीआरटी पे क्या होता है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में वीकली इसको कंज्यूम किया जाता है टेस्टोस्टेरोन को, ताकि मसल का साइज ड्रॉप ना हो और थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बनता रहे, और अदर साइड में उसको हील अप प्रोसेस में भी कंटिन्यू करते मेंटेनेंस रहते हैं। मोड मेंटेनेंस, हाँ बिल्कुल आप कह ओके। सकते हैं। जनरली कोई थोड़े टाइम तक अगर जिम कर लेता है तो वो टर्मिन, एम्प, ईपीओ इनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन बिना इस बारे में जाने कि इनके कुछ फॉर्म्स भी हो सकते हैं या बिना इसके बायोमैकेनिक्स को पूरे तरीके से जाने। देखो, जो लोग एम्प अभी अभी लेना शुरू किया है या ईपीओ लेना शुरू किया है, ईपीओ मतलब एरोपोथ्रोसिस, ओके। एरोथ्रोप्टिन एक हार्मोन होता है जो रिलीज करता है। तो इन दोनों में सेम सब्सटेंस एक तरीके का वर्क करता है, दोनों का जो रोल है वो सेम है, आरबीसी को बढ़ाना, ओके। आरबीसी की परसेंटेज को बढ़ा देना। अच्छा। एम्प भी वही है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ओके। दोनों अच्छा, का उससे सेम फंक्शन है। एडीपी और उससे एटीपी। एटीपी तो हमारी खुद बॉडी भी बनाती है, हम्म। एटीपीसी पे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्रेटीन फॉस्फेट। हम्म। एम्प है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, हम्म। और जो ईपीओ है, ये भी तीनों का जो फंक्शन है वो आरबीसी को बढ़ाना है। अब शुरुआती दौर में क्या लगता है कि जैसे ही हमारा जो हेमेटोक्रेट है वो रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है वो कि जो आरबीसी की जो सेल्स होती हैं उनके परसेंटेज को बढ़ा दें। अब जब आरबीसी बढ़ जाएंगी तो एंडोरेंस फील होगा, हम्म। स्टेमिना फील होगा, तो उससे परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है। ओके। लेकिन जो लंबे समय तक इसको लेते रहते हैं, तो आरबीसी जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ब्लड की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। ओके। ब्लड थिक हो जाएगा तो मतलब सिरप जैसा हो जाएगा वो, हम्म। और सिरप जैसा हो गया ब्लड, तो हार्ट को स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको हम्म। पंप करने के लिए। तो जो हार्ट अटैक के जो इश्यूज होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि लंबे समय तक इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और लंबे समय तक आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार हम तो कभी कभी लेते हैं और लंबे समय तक हमें नहीं लेना है। तो मैं आपको बता दूं, आदतें कभी कभी करने से ही बनती हैं। आदत कोई ऐसा थोड़ी है कि आपने लिया और आदत बन गई। तो ट्रू। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आप स्टूमुलेटर के तौर पे कॉफ़ी ले सकते हैं, आप शिलाजीत ले सकते हैं, वो भी आपको एक तरीके का आउटपुट यही देंगे, लेकिन प्रोसेस अलग रहेगा। बायोलॉजिकली डैमेज नहीं हुआ कुल मिला बायोलॉजिकली के उससे। डैमेज नहीं होगा, हाँ अगर आप सही क्वांटिटी में अगर आप अच्छा, उसको लेते कॉफी हैं। कितनी कंज्यूम कर सकते हैं अगर पर डे जनरली फिटनेस कर रहे हैं ऐसा कुछ? देखो, डिपेंड करता है, अगर कोई प्रोफेशनल ले रहा है, हम्म। अगर उसको वो बॉडी बिल्डिंग स्टेज के लिए ले रहा 5000 mg कैफीन, एक क्रिएटर ने वीडियो भी बनाई थी, तो इतना अमाउंट में कैफीन लेना कितना सेफ या है, अनसेफ? मेरे हिसाब से तो 250-300 इनफ मैक्स, है, मैक्स वो भी एक एथलीट के लिए। एथलीट के लिए। ओके। आप अगर स्टिमुलेटर पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर आप खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके। डिपेंडेंसी पूरी हाँ, बिल्डअप हो जाएगी उस पर। और डिपेंड करता है हर किसी के अपने अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे भी। अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर की आपने बात की तो बॉडी टाइप्स 3 तरीके की होती है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। हम्म। तो जैसे कुछ लोग होते हैं वो कितना भी खा लें उनको नहीं लगता, पतले रहते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा खा लेते हैं तुरंत वेट पुट ऑन कर लेते हैं। कुछ लोग मॉडरेशन में रहते हैं।
तो बॉडी टाइप किस तरीके से बॉडी बिल्डिंग में रोल प्ले करती है? देखो, ऐसा है कि कोई आदमी जब गरीब होता है ना, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको अपनी स्थितियां सुधार करने के लिए। और जो अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली है उसको और थोड़ा सा ग्रो करना है, तो उसको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही बॉडी टाइप के साथ है। आप अगर किसी बॉडी टाइप के साथ सैचुरेट हो चुके हो और आप उसे बदलना चाहते हो, तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कन्वीनियंट जोन में चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब जैसे आप कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरीके का हो जाता है कि उनको कुछ भी नहीं लगता है, राइट। तो उनको ना चाहते हुए भी उनको ज़्यादा मील, शॉर्ट मील, छोटी मील कैरी करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेगी। भूख नहीं है तो भी अपने आप को, अपने एपेटाइट को इम्प्रूव करने के लिए आपको धीरे-धीरे पोर्शंस में उनको मील लेनी पड़ेंगी, और वो मील तब डाइजेस्ट होंगी, तब अंग लगेंगी जब आप उनको यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा जो खेती करते थे लोग, जो बूढ़े-बूढ़े लोग थे हमारे, वो इतना घी का इंटेक करते थे और उनको कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो यूज़ कर लेते थे उसको। खेत में ले या कोई फावड़ा चला, ट्रॉली में मिट्टी डाल, और अब आप पी के दिखा दो 2 चम्मच, आपको मोशन हो जाएँगे। तुरंत। हाँ, तो आप यूज़ नहीं कर रहे ना उस चीज़ को। तो आपको अपना एपेटाइट इम्प्रूव करने के लिए, अपने ग्रेलिन हार्मोन को अच्छे से वर्क कराने के लिए, मेडिसिन पे ना जाके आप फूड पे जाइए और छोटे-छोटे पोर्शंस मील लेंगे, तब आप अपने मेटाबॉलिज्म को चेंज कर पाएँगे, और उस मील से आपको उस अपना वर्कआउट भी परफ़ॉर्म करना उसी इंटेंसिटी से, तो चीज़ें बदलाव शुरू हो जाएँगी। क्योंकि ये सारा रोल प्ले करती है आपकी जो, देखो लंबे समय से जो चीज़ सैचुरेट हो चुकी है, तो बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट किए हुए है। आपके मसल फाइबर उसी तरह काम करेंगे, आप ज़्यादा लोड नहीं ले पाएँगे। बॉडी हर उस चीज़ को अपोज़ करेगी, जो आपके कम्फर्ट ज़ोन में अडॉप्टेड है। आप उसे बदलेंगे तो वो अपोज़ करेगी। तो आपको अगर अपने बॉडी टाइप को चेंज करना है, एंडोमॉर्फिक अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है, बड़ा है, तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली ना अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वेट लॉस पे। ओके। हाँ, अगर वो स्ट्रेंथ में जाएगा तो जो बॉडी का जो आइडियल फ्रेम होना चाहिए, आइडियल वेट होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक वहीं आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे पता चले किसी को कि वो एक्टोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक देखो वैसे तो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, जिनकी लिम्ब्स बड़ी होती हैं, बड़े ह्यूज दिखते हैं, वो एंडोमॉर्फिक होते हैं। जिनकी हड्डियों में वजन होता है, वो एंडोमॉर्फिक होते हैं, और वो उनको भारीपन लगता है, इसलिए वो वेट लॉस की दौड़ में भागते रहते हैं। है? गाइस, आप ओबीज को कंफ्यूज मत करना इसमें प्लीज, ओबीज अलग होते हैं। वो भी अलग होते हैं, वो तो आप ये समझिए कि एडिपोज टिश्यू स्टोर होते जा रहे हैं, फैटी है वो तो तो वो ये वो एक डिफरेंस अलग है, कंसर्न है। हाँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आप देखो एडिपोज। मुझे ऐसा लगता है कि वेट लॉस तो किसी का कंसिडरेशन होना ही नहीं चाहिए। हम्म। किसी का मैं ये कह रहा हूँ कि किसी में अगर 150 किलो वजन है, इनडायरेक्टली उसको वेट लॉस करना चाहिए, एज पर बीएमआई, एज पर डॉक्टर कंसर्न जो भी है। लेकिन उसको गोल ये नहीं रखना है कि उसको 150 केजी वेट लॉस करना है, उसको गोल रखना है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करनी है, स्ट्रेंथ मुझे बिल्ड अपनी करना है। स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। तो बॉडी उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करना शुरू कर देगी। जो बॉडी को नहीं चाहिए ना, वो उसको बाहर निकालना शुरू कर देगी। तो जो आपकी जो ज़रूरत होगी, वो उतना ही फैट रखेगी, उतना ही मसल रखेगी। बस आप कंसिस्टेंट रहिए उस चीज़ को लेके। आपका ध्येय अच्छा है, गोल अच्छा है, तो अंत अच्छा है। अच्छा, कंपैरेटिवली ये शायद आसान भी रहेगा ज़्यादा अगर इस अप्रोच को लेके किया जाए, जैसे फैट लॉस अप्रोच लेके करें या स्ट्रेंथ बिल्डिंग अप्रोच लेके करें, तो ये कंपैरेटिवली नहीं, आसान पड़ेगा। आप देखो, मेरे लिए तो पहली प्रायोरिटी हमेशा स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। स्ट्रेंथ। आप फैट लॉस, चलो फैट लॉस कर लिया आपने, देन फिर कुछ नहीं करेंगे। सही बात है। फैट लॉस कर लिया, 3 मंथ 6 मंथ कर लिया, फिर क्या करेंगे? स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी पूर्ति नहीं करी जा सकती। हम्म। आप अगर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। आप आज 100 केजी से लगा रहे हैं, तो आपको कहना मुझे इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव अप टू इन्फिनिटी है, कोई एंड ही नहीं है एंड उसका। नहीं है इसका। इससे फायदा ये होगा कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, और जितना कंसिस्टेंट आप रहेंगे, उतनी आपकी काबिलियत, परफॉर्मेंस चमकती चली जाएगी। मैं देखो, इसीलिए डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। गोल, एक रियलिस्टिक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आपको, चाहे किसी कोई भी फील्ड है, तो लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। आप आते हैं मेरे पास, ऐसे बहुत लोग आते हैं, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, और अगर उनसे पूछ लिया क्यों, तो जवाब नहीं है इस बात का, बस करना है, क्योंकि लोग टोकते हैं ना,
मोटा अंडर है। कॉन्फिडेंट। हाँ। लोग साइकिल पर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लोग नहीं बोलूँगा, मैं एथलीट बोलूँगा, जो एथलीट साइकिल पे रहते हैं बहुत सारी चीज़ें वो फेस करते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। कभी सिस्ट बन जाती है, या पेन रहता है, या मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या ऐसी कोई जनरल रेमेडी आप बता सकते हैं जिससे कि उनको उस फेज से निकलने में थोड़ी सहूलियत मिले? देखो यूँ तो हर किसी की बॉडी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई प्रेप पे है और कंसिस्टेंट है तो वो ऑब्वियसली ड्रग प्रोटोकॉल पे भी होता है। अब ड्रग प्रोटोकॉल पे क्या होता है, देखो एक तो वो डाइट को लेके थोड़ा सा, जब मीठा नहीं जाता, कार्बोहाइड्रेट बंद होते हैं, नमक भी लिमिटेड होता है, तो इरिटेशन आना ऑब्वियस है। ऊपर से जो एनहेंसमेंट ले रहा है ना आदमी, उनकी वजह से चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है और मन नहीं करता है किसी भी काम को करने के, हैप्पी हार्मोन्स बहुत डाउन होते हैं। ओके। तो इस केस में ये देखो, सबसे पहले तो आपने पेन की बात करी, सिस्ट बन जाती है। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि अगर आप 1 ml तक अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उस जगह इंजेक्ट करिए जहां आपके एंड्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा हैं। ओके। एंड्रोजन रिसेप्टर से ही थ्रू प्रोसेस होती हैं सारी चीज़ें। आप अगर हिप्स पे अगर आप कोई भी इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो फैट टिश्यू है, वो एक सेफर साइड है इंजेक्ट करने का। ओके। हाँ, मतलब चांसेस कम है कोई भी मिस हैपनिंग होने का। लेकिन वहाँ सिस्ट बन जाती है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स, ज़्यादातर 30-25%, 30% वो फैट में डिज़ोल्व होने की कोशिश करता है, कोई भी जो सॉल्ट होता है, ओके। चाहे वो वाटर बेस है, चाहे वो ऑयल बेस है। आप वो अलग बात है कि आप कितनी भी प्रिकॉशन रखिए, आप उसको बाम लगाइए, आप उसको थर्मोफॉर्म लगाइए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस जगह आपके एंड्रोजन रिसेप्टर है, वहाँ ज़्यादा वो इफ़ेक्ट देगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको पेन से बचना है, तो आप किस तरीके के निडल यूज़ करते हैं, बहुत मैटर करता है। आपने देखा होगा कि 3 ml 5 ml सिरिंज यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो एंड्रोजन रिसेप्टर वर्क करते हैं वो शोल्डर पे करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा सुझाव है, वो शोल्डर पे 22 गेज की सिरिंज से आप अगर इंजेक्ट करेंगे तो आपको पेन नहीं होगा, ना सिस्ट बनेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट मसल में सोल्यूबल है, डायरेक्ट। दूसरा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी वो शोल्डर पे होगा। चेस्ट पे भी एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं, लेग्स में भी होते हैं, लेकिन वहाँ इंजेक्ट इतना ईजी नहीं है, वहाँ पेनफुल प्रोसेस भी रहेगा और वहाँ इतना ईजी भी नहीं है। जब भी साइकिल पे होते हैं तो ब्लड टेस्ट इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब ब्लड टेस्ट के लिए जाता है एक एथलीट और उसको नहीं पूरी नॉलेज है या प्रॉपर गाइडेंस में नहीं कर रहा, तो वो एलएफटी करवा लेते हैं लिवर प्रोफाइल के लिए, एसजीपीटी, एसजीओटी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पर्टिकुलरली कौन सा टेस्ट करना चाहिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, और ये एसजीपीटी एसजीओटी असल में क्या है, किस तरीके की प्रोफाइल से रहता है। हाँ, ये तो बात सही है कि वो एलएफटी, केएफटी हम्म। और लिबिडो, ये सारी चीज़ें, लिपिड प्रोफाइल वगैरह वो कराता है। लेकिन ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर आप एसजीपीटी एसजीओटी करें। देखो एसजीपीटी होती है एलेनाइन अमीनो, जो आपकी प्रोसेस होती है, अमीनो प्रोसेस होती है। और दूसरा जो होता है वो एस्पेरिक, जो एसजीओटी होता है वो होता है एस्पेरिक अमीनो। ओके। हाँ, ये दोनों कोई श्योर नहीं है कि आपकी लिवर की जो प्रोफाइल है वो एक्यूरेसी बता दें। ओके। ये दोनों टेस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपको लिवर की प्रोफाइल अगर करानी है, तो आप जीजीटी और बिलिरुबिन, ये दो टेस्ट कराइए। जो, क्योंकि देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो एसजीओटी जो एंजाइम होता है, वो आपकी जब भी आप वर्कआउट करेंगे ना, तो आप भी जब भी मसल टीयर होगा वो वहाँ भी बनेगा। ओके। तो वो 100% एक्यूरेसी नहीं देगा आपको, और कोई गारंटी नहीं है। तो आप जीजीटी या बिलिरुबिन कराएं, मतलब गामा ग्लूटामेट ओके। करके होता है, हाँ वो आप करेंगे तो उससे परफेक्ट एक्यूरेसी आएगी। अगर इन दोनों के लेवल आपके स्पाइक हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लिवर प्रोफाइल खराब है। अच्छा, किसी की जनरल लिवर प्रोफाइल खराब है तो व्हाट मेडिकेशन दैट पर्सन यूज जनरल? इन जनरल अगर वो खराब है तो उसका कॉज मालूम होना ज़रूरी है। या तो वो फूड ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं जो ओके। उनकी लिवर प्रोफाइल के लिए सही नहीं है, बहुत ज़्यादा वो ऑयल पार्टिकल्स वाली फूड को प्रेफर कर रहे हैं, या बहुत चिकनाई इस तरीके के फूड को वो खाते हैं, या
और दूसरा अगर ऐसा है तो वो, मेरा तो यही है कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन से उसको ठीक किया जाए। लेकिन अगर फॉर आप कुछ बेसिक मेडिसिन है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे मिल्क थिसिल है। मिल्क थिसिल एक ऐसा है कि वो लेना चाहिए सभी को। अब यूँ तो सिरप भी है, जैसे सिलिबॉन हो गई, तुड़का हो गई, लेकिन मिल्क थिसिल एक ऐसी है जिसका बहुत कोई ज़्यादा ना के बराबर कोई साइड इफेक्ट है, और वो लिवर प्रोफाइल को सही रखती है। अभी जैसे सर्दियाँ प्रॉपर आ गई हैं, गर्मियाँ भी होती हैं, तो राउंड द ईयर किसी भी एथलीट की जो कंडीशन है वो सेम नहीं रहती है। तो वेदर कितना इम्पैक्ट डालता है ट्रेनिंग पे और एक ओवरऑल एथलीट के परफॉर्मेंस पे? देखो, वैसे जो प्रोफेशनल है उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन जनरल अगर फिटनेस में बात करें तो थोड़ी लेजीनेस आ जाती है विंटर्स में। वो कोज़ी रहना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। बॉडी गर्म रहती है तो वो उसे एक्टिव नहीं करना चाहता, ठंडी हम्म पड़ी रहती है। हम्म तो आपका सवाल ये था कि वेदर क्या हम्म रोल प्ले करता है, तो प्रोफेशनल्स के लिए कोई रोल प्ले नहीं करता। उसका अगर गोल है तो वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर फिटनेस में है, हम्म तो उनके लिए ये है कि आप, अगर आपका मोटिव अच्छा है, आपका टारगेट अच्छा है, तो आप उसको अपने ऊपर हावी कर लीजिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। तो वेदर का बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा। हाँ, फूड का ज़रूर इसमें रोल रहता है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो सर्दियों में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, जो थोड़ा आपको गर्म करके रखते हैं, आपको अननेसेसरी कोल्ड कफ इससे बचा के रखते हैं। गुड़ हो गया, किस फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए बाजरा? दलिया के फॉर्म में बेस्ट है। रोटी रोटी भी में? ले सकते हैं, ओके। लेकिन अगर बॉडी बिल्डर है तो वो रोटी नहीं खाएगा। गुड़ को किस फॉर्म में? गुड़ आप खाने के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा शायद हरीरा भी एक चीज होती है, गुड़ को मेल्ट करके एक ड्रिंक बनाते हैं उसमें सीड्स वगैरह डाल के, उसको भी कंज्यूम कर सकते हरीरा हैं। मतलब गजक टाइप है क्या? बेसिकली ये एमपी साइड की एक ड्रिंक होती है जिसमें गुड़ को मेल्ट करते हैं और उसमें बादाम काजू किशमिश और ऑल डालते हैं और फिर उसको पीते हैं। सो दैट इज कंसीडर्ड के अच्छी है वो सर्दी के लिए, उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है, ऊपर मैंने कभी एमपी सुना साइड है नहीं। वो बेसिकली हाँ, थोड़ा मैंने सा। कभी सुना वो तो नहीं। जगह जगह के हिसाब से फूड रहता है। हम्म। ओवरऑल ये है कि वेदर प्रोफेशनल्स को तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आप जनरल फिटनेस में भी क्योंकि मोटिवेट उनके इंपॉर्टेंट गोल्स है। बहुत स्ट्रिक्ट और हावी होते हैं हर चीज़ पे। ओके। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मूंगफली को लेके क्या आपका टेक है? सर्दियों में लोग बहुत कंज्यूम हाँ, करते हैं अच्छी चीज़ है। हेल्दी फैट्स के लिए। बहुत हेल्दी फैट्स भी है, प्रोटीन अच्छा, भी है। उसका ये रहता है क्या कि फिस्टफुली लेनी है, या बहुत लोग आधे आधे किलो खींच जाते हैं बैठे बैठे, मतलब? अब देखो, एक्सेस तो हर चीज़ का नुकसान करती ऑब्वियस। है, हाँ। लेकिन आप अगर एज ए स्नैक उसको ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिस्टफुल इज गुड। अब बहुत लोग रॉ भी कंज्यूम करते हैं, हाँ, रो ले सकते हैं। रॉ भी खा सकते हाँ, ले हैं सकते हैं। और भीगी हुई। वो तो फिर आपके तरीके के, एक तरीके के स्पाउट्स टाइप में ओके, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आप किसी फॉर्मेट में ले सकते हैं वो। ओवरऑल ले सकते हैं हाँ, ले उसको। सकते हैं। उस फॉर्म में तो नहीं ले सकते ना जो आता है वो रोज जो पैकेट में आता है, वो तो आई डोंट थिंक। पीनट बटर, पीनट नहीं, बटर। पीनट बटर सॉल्टेड पीनट वगैरह जो आते हैं वो। नहीं, उसमें तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। हम्म देखो, उसमें जो पैकेट को जो फुलाने के लिए, उसका वॉल्यूम ज़्यादा दिखाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। राइट। तो नाइट्रोजन क्या है, आपके एपेटाइट को मार देगा। हाँ, ट्रू। आपका एपेटाइट अगर खराब हो जाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, जिससे आपकी ओवरऑल जो डेली रूटीन है वो सफ़र करेगा। वो वो नुकसान करेगा। और मूंगफली और बादाम को लेके भी बड़ा मिथ चलता है कि मूंगफली अच्छी है लेकिन बादाम की मार्केटिंग अच्छी है इसलिए बिकता है, ऐसा हर क्या है? ड्राई फ्रूट्स का अपना एक रोल है। सच में मूंगफली फिर बादाम से अच्छी है या क्या नहीं, है, अब क्या है? देखो, तू बेस्ट है, मैं अच्छा हूँ। नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को लोग बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर देखो, अलग अलग रोल है। पीनट्स में थोड़ा प्रॉपर प्रोटीन भी होता है। हम्म, बादाम अपनी जगह है, वो उसमें फैटी एसिड होता है, ओमेगा होते हैं, जो मूंगफली में नहीं होता, जो मूंगफली में एज सच नहीं मिलेगा आपको। कंपेरेटिवली कम है। हाँ। केजीन भी होता है बादाम में? केसिन तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब सुना था, शायद वो हो सकता है व्हाट्सएप ज्ञान ही। स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। आपने देखा होगा, पहलवान बहुत कंसीडर करते हैं इस चीज़ को। बादाम का वो हाँ, बनाते हैं। लेकिन वो हेल्दी ड्रिंक बनती है दूध के साथ। तो जो केजीन प्रोटीन होता है तो उसको दूध के साथ हाँ, लेना बिल्कुल, चाहिए? दूध में ही केसिन होता है। जनरली जो हम सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं उसको भी दूध के साथ लेना चाहिए?
नहीं, वो तो केसिन सप्लीमेंट की आप बात कर रहे हैं, नहीं वो सप्लीमेंट। तो आपको पानी से ही लेना चाहिए। अच्छा, ये और एक चीज़ है, वैसे तो जनरली लोग पानी से लेते हैं, लेकिन कई लोग स्टिल वे प्रोटीन को या वे प्रोटीन को ही स्पेसिफिकली दूध से भी प्रेफर करते हैं, तो कोई नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्या दूध से लेने में? आप अगर देखो दूध अपने आप में केसिन प्रोटीन है तो उसको डाइजेशन के लिए टाइम लगता है। ओके। तो अगर आप उसके साथ कोई ऐसी चीज़ मर्ज कर देंगे किसी भी तरीके का प्रोटीन, तो उसका जो कैलोरीज है वो सरप्लस में चली जाएंगी। ओके। कैलोरी सरप्लस में जाने के लिए आदमी गेनिंग के पर्पस पे यूज़ कर सकता है उसको, लेकिन वो डाइजेशन में आपको दिक्कत कर सकता है। ओके। इसलिए दूध को ज़्यादातर जो हेल्दी माना जाता है वो बेड टाइम पे माना जाता है। तो उसको सोने के टाइम मिल बाद। जाता है, हाँ 6 to 8 आवर्स मिल जाते हैं उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के लिए। ओके। केसिन को भी बेड टाइम पे इसीलिए लिया जाता है। अच्छा, जैसे जो नए एथलीट्स होते हैं तो वो बेसिकली गोल्डी, टेस्टा, डेका या एनपीपी इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो टेस्टा, डेका को इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग इसके साथ ट्रेन भी ले लेते हैं। तो कोई एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है कि इस तरीके से लेना चाहिए, या ये ऐसा है कि चावल आज मैं दाल के साथ खा रहा हूँ तो कल मैं छोले के साथ खा लेता हूँ? और अगर छोले मुझे सूट नहीं करें तो ओके। मैं मुझे फॉर एग्जांपल उड़द की दाल मुझे सूट नहीं करती, हम्म। मुझे इंटॉलरेंस है, तो प्रोटोकॉल खराब हो गया ना, कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं। देखो ये जितनी भी मेडिकेशन, जितनी भी एनहेंसमेंट, पीईडीज, जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सब डिपेंड करता है सामने वाला जो एथलीट है उसकी प्रोफाइल कैसी है। आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, उसके जो भी उसमें पास्ट में जो भी उसने मेडिसिन ली हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, और एक आपका एलर्जी टेस्ट होता है वो ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए। कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट आपको कहीं एलर्जन के तौर पे तो नहीं काम हाँ, करता? ओके। उस फूड से भी, इवन फूड से भी आपको कोई अच्छा। अगर, हाँ ये एक बेसिक है, आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि आपको किस फूड से कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, तो हम्म। आपको वो फूड आपको कंज्यूम नहीं करना है। हालांकि ये कोच ही रेफर करती हैं ये सारी चीज़ें। हम्म। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, ये कोई प्रोटोकॉल्स नहीं कि टेस्टा डेका बोल्डी ही यूनिवर्सल चला आ रहा है, ऐसा कोई ओके। सीन नहीं है। मतलब। क्योंकि हम्म। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जो डेका जैसे ही लेते हैं, जैसे प्रोपनेट से बहुत लोगों को फीवर आ जाता है, हम्म। बहुत लोगों को नहीं आता, तो उनके लिए प्रोपनेट नहीं है। डेका लेते हैं तो वो बहुत जल्दी उनकी बॉडी में एक्ने आ जाते हैं, बहुत जल्दी उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, फिर वो डीएसडी ब्लॉकर लेने लगते हैं। बहुत सारे, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि यही सारे सॉल्ट फिक्स्ड हैं। ओवरऑल के यू आर द प्रोटोकॉल हाँ, आपकी बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रिस्पॉन्ड रही कर। है ओके। और आपका गोल क्या है। उस पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने उसको चला दिया। सारे टेस्ट होने चाहिए, एलर्जेंस का आपको पता होना चाहिए। देखो हर सॉल्ट के अपने नुकसान है। अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि भाई अगर आपका कोच ये दे रहा है तो आपका कोच गलत है, या आप ये, ऐसा हर किसी के साथ नहीं है। हर सॉल्ट अपना नुकसान छोड़ता है बॉडी में, लेकिन आपका गोल क्या है। शॉर्ट टाइम पे कर रहे हैं आप, लंबे रन के लिए कर रहे हैं। दूसरा, किस सॉल्ट का सबसे कम नुकसान है। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो लॉन्ग रन में यूज़ होता है वो प्राइमोबोलिन यूज़ होता है, मेस्ट्रोलोन। उसके थोड़े कम साइड इफेक्ट हैं तो लोग उसको कैरी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ये केस हर किसी के साथ फिक्स हो। ओके। हम्म। अभी ना रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, आई एम श्योर आपने शायद देखी होगी, राकुल प्रीत जो कि एक एक्ट्रेस है, डेडलिफ्ट कर रही थी 80 किलो से, उनके लोअर बैक में इंजरी हो गई। अब इसको लेकर बड़े सारे क्रिएटर्स और बड़े सारे लोगों ने बोला न्यूज़ चैनल से भी कंपाउंड मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, डेडलिफ्ट हम्म। नुकसानदायक होती है। देखो रोड पे चलेंगे और आपको ठोकर लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे चलेंगे ही नहीं। हम्म। आप सावधानी बरतो। किसी भी इंजरी के पीछे आपकी जो वीकनेसेस हैं, आपकी जो लापरवाही है, वो रोल प्ले करती है आपकी इंजरी में। आपने अगर कोर ब्रेसिंग नहीं कर रखी, आपने अगर डेडलिफ्ट का किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय आपने उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, तो इंजरी के चांसेस हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंजरी नहीं होती है, लेकिन अगर आपने गेट खोल दिया इंजरी के लिए तो वो आ भी सकती है और नहीं भी आ भी सकती है। आप गेट खोल दोगे तो चोर आ भी सकते हैं, और नहीं भी नहीं आ भी आ सकते सकता, हैं। लेकिन बंद है। बराबर लगाओगे तो हाँ। नहीं आएंगे, नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी से नहीं आएंगे। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि गेट तोड़ के भी आ जाते हैं, हम्म। इंजरी सही टेक्निक से भी हो जाती है, लेकिन चांसेस कम है। चांसेस कम है, इट्स ऑल अबाउट चांसेस। हाँ,
तो ऐसा और नहीं ये है। फाउंडेशन है, आप इनसे भागेंगे, आप उतने वीक रहेंगे। कंपाउंड मूवमेंट फाउंडेशन है। कम समय में ज़्यादा फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देने वाली कंपाउंड मूवमेंट्स हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो डेडलिफ्ट, कंपाउंड? स्क्वाट, बेंट ओवर, टी बार, बेंच प्रेस, और भी चिन अप्स, पुल अप्स, पुशअप्स। ओ एच पी, ओवरहेड प्रेस भी। हाँ, मिलिट्री प्रेस। अच्छा, ऐसा है क्या कि कंपाउंड मूवमेंट में हमें फुल पुश करना चाहिए और आइसोलेटेड मूवमेंट में रेस्ट्रिक्ट, मतलब वेट को थोड़ा मॉडरेशन में रखना चाहिए? आइसोलेटेड मूवमेंट जितनी भी बनी होती है वो सिंगल मसल को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। अब सिंगल मसल के लिए आपको कितना ही लोड लगाएंगे आप कितना लोड लगाएंगे? भाई आप बाइसेप है जैसे, अब छोटी अगर आप मोटी। बाइसेप को हिट करेंगे तो 200 किलो थोड़ी लगाएंगे, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, अगर आपको कनेक्शन के साथ उसको फटीक करना, फेल करना है। सोशल मीडिया पे कई ऐसे बहुत महान क्रिएटर्स हैं जो, जैसे आपने बताया, बाइसेप्स पे 20 किलो, तो 40 किलो सिंगल साइड खींच रहे अब हैं। वो हवाबाजी के लिए, लेकिन उनकी फॉर्म और टेक्निक देख लो आप, हाँ, वो तो है ही नहीं। बॉडी मोमेंटम देख लो उनका। है ही नहीं। हवाबाजी करने के लिए तो कुछ भी कर लो ना। इसके पीछे का क्या रीजन है, व्यूज को छोड़ के? एक जो मैं चीज अगली आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सॉरी। ये एवरीबडी नोज कि एक लिमिट के बाद बॉडी साइज नहीं रख सकती है या बढ़ा सकती है, उसके लिए उसको एनहेंसमेंट की जरूरत है। और बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट ही ऐसा है जो हमने अभी डिस्कस भी किया कि जिसके लिए एनहेंसमेंट की जरूरत है, तो उसमें ना तो कोई शर्म की बात है, ना कोई ये बात है कि अरे स्टेरॉइड ले लिया तो कुछ हो गया। इसके बाद भी 18-18, 20-20 साल के लड़के खुद को नेचुरल कह के क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, व्यूज को हटा के अगर हम देखें तो? वो व्यूज़ के लेके लिए तो कर ही रहे हैं, और दूसरा वो ये दिखाना चाहते हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम देखो नेचुरल होके भी इनसे सुपीरियर हैं, जो एनहेंसमेंट पे हैं। और आप अगर टेक्निकल अगर आप देखें ना, तो आप किसी भी नेचुरल को भिड़ा देना, किसी भी नहीं, ऑब्वियस है। देखो आप अगर आपके पास घोड़ा है और गधा है, हम्म, तो घोड़ा निकलेगा ना आपसे आगे। सही बात है। तो यूनिवर्सल है, अपने अगर परफॉर्मेंस को आप इनहेंस कर रहे हैं। और रही बात ये कि नेचुरल है, तो भाई स्पोर्ट्स हैं सबके अलग, आप रहिए नेचुरल, लेकिन आप कंपैरिजन मत करिए किसी से। अगर आप हम्म, नेचुरल हैं, नेटी हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप दूसरे के गेम में, दूसरे की चीज में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं उससे? और अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर आजा फिर स्ट्रेंथ में, आजा फिर उसमें बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे। भाई हर चीज के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने कायदे कानून नियम है। मुझे बड़ा मन है ये पूछने का, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नाम मैं लूंगा नहीं, आपकी मर्जी, आप नाम लेना चाहो ले लेना। एक है, 25-1 साल का लड़का होगा, वो सिर्फ नेचुरल नेचुरल चिल्लाता है, और वो है नेचुरल नहीं, एवरीबडी नोज। कंपटीशन भी करता है, वो ले भी जाता है, नेशनल्स लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा। वो, मतलब, क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं या क्या है कि वो। मैंने बताया ना आपको, 7 मिलियन का परिवार, 8 मिलियन का परिवार, जहाँ भीड़ वहाँ कूड़ा। अगर इसको जनता समझ ले हाँ, तो तो फिल्टर मेजोरिटी कभी। ऐसे लोगों की बहुत है, हम्म, जो सुनने में अच्छा लगे, हम्म, दिखने में चमकदार लगे, लोग वहाँ आते हैं। हर चमक से सोना नहीं है, हम्म, कुछ और भी वो निकल सकता है। चलिए, ये तो खैर रही बात सारी चीज़ों से रिलेटेड और आपके फील्ड से रिलेटेड। आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं? डिपेंड करता है गोल के ऊपर। अगर हाल फिलहाल जैसे अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, हम्म, अभी कोई ना बॉडी बिल्डिंग का हम्म, गेम है, ना कोई लिफ्टिंग का कोई है, हम्म। तो अभी सब कुछ चल रहा है। और मौसम के जैसे हिसाब से सब कुछ में क्या? देखो, शुरुआत हमेशा दलिया या ओट से होती है, हम्म, और पेट भर के होती है, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि 200 ग्राम दूध डेढ़। में दलिया? नहीं, दूध में दलिया नहीं। ओके, मेरी प्रेफरेंसेस हमेशा दही है शुरू से। ओके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबको करना चाहिए, आपका हर ये। किसी का बॉडी टाइप है, मैं हम्म, अपना बता रहा हूँ हम्म, कि मुझे दही बहुत पसंद है। ओके। दूध भी बहुत पसंद है, लेकिन दूध सिर्फ रात को। मतलब कुछ लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है हम्म, कि सेलेक्टेड फूड है, उसका सेलेक्टेड टाइम है। तो ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया, और अगर पसंद नहीं है तो नहीं खाया जाएगा वो, चाहे आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं हो उसकी। मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ और अगर नहीं है वो चीज़, तो वो खाई ही नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट भरने के लिए खाना है। अब नीड क्या है फिजिक को, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट बर्ड एक्टिव हो जाते हैं।
ओके। तो शुरुआत मेरी जैसे कभी बाजरे का दलिया बन जाए, हुँ, कभी नॉर्मल गेहूँ का दलिया बन जाए, मिक्स सीरियल्स होती हैं, दही के साथ गुड़ हो प्रॉपर। मीठा मुझे बहुत पसंद है। ओके, हाँ, पर मीठे में भी मजबूती वाला, ओके। घेवर या चॉकलेट या इस तरीके की नहीं, मीठ जैसे आटे के गोंद के लड्डू, आटे के लड्डू, इस तरीके का मीठा मुझे बहुत अच्छा। अब जैसे गुड़ की गजक बनती है, हुँ, हुँ। वो भी बहुत पसंद है। ये नुकसान नहीं करती? करती होगी पर मुझे तो पसंद है, मैं तो इसलिए खाता हूँ। और अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर थोड़ी बहुत अगर नुकसान करती होगी, हुँ, अगर देखो नुकसान इन द सेंस मतलब हमारे प्रोफेशन में देखो कि काउंटिंग कैलोरीज के हिसाब से गेम है, हुँ, लेकिन अभी ऐसा कोई गेम नहीं है, तो आप उसे अपनी स्ट्रेंथ में यूज़ करो। ओके। अगर आपको ऐसा लगता है एक्सेसिव कोई हुँ। अमाउंट में आप ले लिया है, तो तब तो आपको स्ट्रिक्ट रहना है, अगर गेम है आपके पास। नहीं है तो आप घर का फूड एन्जॉय करना चाहिए। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि आप रोटी नहीं खाते। नहीं, मैं रोटी खाता हूँ पर गेम जब होता है, गेम के टाइम नहीं गेम के खाते और प्रोटोकॉल्स के चावल आप लिए। जैसे कुकर में बना कुछ नहीं खाते। हाँ, वो तो तो ये थोड़ा-सा बताइए कुकर में क्यों आप प्रेफ़र नहीं करते कुछ भी? कुकर में देखो कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती वाली चीज़ आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी। अब हुँ। ज़बरदस्ती किसी से काम करा लो, ज़बरदस्ती किसी बच्चे को पढ़ाने बैठा दो आप, नहीं बैठेगा वो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो बेईमान है, वो ज़ीरो। आप कुकर में वही सेम चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं। ज़बरदस्ती बना रहे हैं आप, ज़बरदस्ती हुँ, टेम्परेचर हीट करके उसको आप बना रहे हैं, उसमें मज़ा आएगा ही नहीं। उसमें बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि फूड का जो रियल उसके जो एलिमेंट्स हो, जो तत्व होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं वो। तो और चीट में क्या लेते हैं आप? चीट मील लेते होंगे जब जैसे जब प्रेप पे रहते हैं या नहीं, तब तो कोई चीट मील होता ही नहीं अच्छा है। वैसे चीट लेते हैं तो क्या लेते हैं? वैसे कभी पराठे बन गए। ये चीट हाँ, है जो लोगों का ब्रेकफ़ास्ट होता है। हाँ, घर के जैसे पराठे बन गए। हाँ, और कुछ जैसे स्पेशल जैसे सूजी का हलवा बन गया, कभी-कभी बहुत मन करता है। हाँ, तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कि भाई तुम अब सल्फ़र खा रहे हो। तो आप जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या मोमोज़ ऐसा कभी कुछ नहीं कंज़्यूम नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कुछ नहीं है, मतलब कभी आ गया ट्राई कर लो, टेस्ट कर लो, घर में बोलते हैं, कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब पर किस अच्छा नहीं लगता, सीरियसली ऑन नोट, बिल्कुल पसंद नहीं है। ना, अच्छा, हाँ, मतलब ना पेट को पसंद, ना जीभ को पसंद। अच्छा। चीज़ कंज़्यूम कर लेनी चाहिए क्या? डिपेंड करता है चीज़ कौन-सी है। कौन-सी करनी चाहिए फिर कंज़्यूम हेल्थ के नहीं, हिसाब आप से? मतलब जैसे मोज़रेला चीज़ हाँ, है, कॉटेज चीज़ है, कैसे हुँ। है। चेडर या मोज़रेला में से जो जनरली यूज़ करते हैं कौन-सी कर मैं लेनी तो चाहिए? ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। देखो, फॉरेन कंट्रीज़ में चीज़ को बहुत महत्व देते हैं, हुँ, क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। हुँ, इसलिए तो राइट, फैट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास तो बहुत सोर्सेज़ हैं, लॉन ही है बेस्ट। ओके। अच्छी खासी अवेलेबिलिटी खैर ये तो रही आपकी डाइट। जनरली देखा जाता है कि जो हाउसवाइफ्स हैं, हम कितना भी मॉडर्न बनने की कोशिश कर लें, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है और काफ़ी समय तक रहेगी भी, पैट्रियार्कल हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं। तो जो हाउसवाइफ्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। बच्चे-वच्चों के बाद तो बहुत कम हैं जो ध्यान दे पाती हैं। ऐसा कुछ अगर हम उन्हें बता सकें, जिससे वो अपनी जनरल फ़िटनेस पे घर पे ध्यान दे सकें या जिससे कि क्योंकि कभी-कभी क्या देखा जाता है स्टूल से गिर गए फीमेल के कमर में लग गई या कमर में दर्द होने लग जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ अगर हम बता सकें, जो कि फीमेल्स घर पे ही अगर जमा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं आ सकती तो घर पे ही वो कुछ मूवमेंट या ऐसा कुछ कर लें, जिससे कि उनकी एक जनरल फ़िटनेस बन सके। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल के बराबर तो कोई काम करता भी नहीं होगा, ट्रू। हाउसवाइफ़ के बराबर। लेकिन कहीं न कहीं उनको जो टेक्निक्स होती हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है, उनकी वजह से उनको इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे बकेट उठाना, हुँ, हैवी सामान उठाना, धक्का देना, पुश करना किसी भी अलमारी को, बेड को। अब वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए अगर वो बेसिक्स पे काम कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, तो उसे 1 महीने के लिए जैसे वो गाड़ी चलाना सीखता है, 15 दिन, 20 दिन के लिए, तो हुँ, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है ना, वो उसे बता देता है, भई ये क्लच है, ये गियर है। हुँ, कुछ टाइम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उनको हुँ, अच्छे सुपरविज़न कोच के अंडर ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिसमें उनको मेन मोटिव जो होना चाहिए उनका टेक्निक, मूवमेंट, कोर ब्रेसिंग, पुश और पुल में क्या मेन टेक्निक्स होती हैं, कौन सी मसल एंगेज होती हैं। अगर उनको ये चीज़ क्लियर हो गई, तो घर पे इन जनरल रूटीन में उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इंजरी से फ्री रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम डेडलिफ्ट उठाते हैं, तो शुरुआत में हम टेक्निक सीखते हैं ना, बिल्कुल। तो घर पे भी तो बाल्टी उठाते हैं, कोई हैवी चीज़ उठा सकते हैं। तो उनको अगर हुँ, फॉर्म आ गई टेक्निक उठा के, तो उनको इंजरी नहीं होगी, ना कमर में दर्द होगा। दूसरी बात, ग्रिपिंग भी।
उसमें हाँ, बेटर करेंगे मतलब जो। बहुत सारी, मतलब ये बेसिक्स चीज़ है। मैं हम्म। ये नहीं कह रहा जाके डंबल उठा दो आप, ये चेस्ट की इतनी एक्सरसाइज करो। देखो जो मूवमेंट है, प्रेस मूवमेंट, पुलिंग मूवमेंट, बेंड एंड लिफ्ट, ओके। हाँ, ये मूवमेंट अगर वो करेक्ट कर लेती हैं अपनी, 1 महीने का टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और ये इसको वो अडेप्ट कर लेती हैं, तो घर में मुझे लगता है कि इंजरीज नहीं होंगी आपको किसी भी धक्का देने में, सामान उठाने में, फेंकने में, चलने में, कितनी देर खड़ा रहना है, कैसे बैठना है, ये बेसिक सी चीज़ है। और दूसरा फूड, हाँ, जितना मजबूत खाना वो खाएंगे। इतना मजबूत वो बनेंगे। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस समय तक हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लगभग 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वो ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि आपकी अब तक की क्या जर्नी रही है, क्या विजन लेकर आप चल रहे हैं। देखो वैसे मैं दिमाग नहीं लगाता इन चीज़ों पे, क्योंकि विजन और जो गोल्स होते हैं वो सब मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है। हाँ, मतलब अगर वो बोल देंगे भाई तुझे ये करना है, ठीक है साहब ये करेंगे। अब तुझे ये करना है, ये करेंगे। एक, बस डिसिप्लिन रहना है, ये मेन मोटिव है, खाने पे, ट्रेनिंग पे, और इन जनरल रूटीन में, फैमिली को लेके, आपके स्लीपिंग ऑर्डर लेके, या अपनी जो भी आपकी दिनचर्या है उसको लेके। पर मेन इसमें प्रायोरिटीज है फूड एंड ट्रेनिंग, इसमें कंसिस्टेंट रहना है। अब गोल तो इन्हीं पे बेस्ड है, ओके। चाहे लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, और कोई मेरा दिमाग नहीं है इसमें कि यार क्या करना है, बिजनेस करना है, ये करना है, वो तो बाई साइड चलते रहते हैं। लेकिन अब फील्ड की बात कर रहे हैं तो फील्ड में तो यही है, जैसा गुरुजी कह देते हैं उसी को फॉलो अप कर लेता है। चलिए, तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब ऑडियंस को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। देखो, किसी भी स्पोर्ट में या किसी भी फील्ड में कुछ भी ऐसा लगे कि आपको हासिल करना है तो सिर्फ कंसिस्टेंट रहिए, मन से, ईमानदारी से। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सिंक हो जाएंगी, सारी चीज़ें, चाहे आपके सोर्स ऑफ अर्निंग हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल किसी भी तरीके की परेशानी हो, आप उस चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रहिए। इससे बड़ा कोई और रामबाण नहीं है। थैंक यू।